कैसे आपकी आर्मी लाइफ, यूपीएससी लाइफ, ट्रांजिशन इनटू यहाँ पुलिस एकेडमी, कैसे आपने इतना कुछ मैनेज किया इतने कम समय में? तो जैसे ही मेरा 2014 में डिग्री ख़त्म हुआ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, या इन दोनों को ज्वाइन ना करके मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। यूनिवर्स ने मुझे आर्मी में भेजा और यूनिवर्स का ही शायद प्लान था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। इट वॉज नॉट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। वो एक ऐसा माहौल है जिसमें आप लाइव अपने बंदों को जान गंवाते हुए देख रहे हो, योर ओन बडी, योर ओन फ्रेंड्स जिसके साथ आपने ट्रेनिंग करी है। एक साल बाद वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, या इंटरव्यू आ गया अभी क्या तैयारी करनी है। तो आई थिंक फिर वो दे हैव नॉट बीन डिसिप्लिन्ड फॉर द 1 ईयर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक गेस्ट है जो मेजर रहे, आर्मी में इन्होंने सर्व किया, उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, यूपीएससी में स्कोर किया, यूपीएससी में 2 बार सेलेक्ट हुए और इंटरव्यू में बहुत ही उम्दा स्कोर 210 स्कोर आया इनका प्रीलिम्स जो एग्जाम के बाद, मेंस के एग्जाम के बाद, इंटरव्यू टेस्ट में। सर अभिनंदन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस। आपके लिए सर बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ, उनको आज प्लीज आप जरा बताएं बच्चों के लिए। और सर इसके साथ ही हम कुछ आपका एक बार इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं। तो एक बार सर हमें ये जानकारी चाहिए कि कैसे आपकी आर्मी लाइफ, यूपीएससी लाइफ, ट्रांजिशन इनटू यहाँ पुलिस एकेडमी, कैसे आपने इतना कुछ मैनेज किया इतने कम समय में? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपको अपने प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाने के लिए, ताकि मैं बच्चों से आपके माध्यम से बात कर पाऊँ और उनको कुछ वो ज़िंदगी के लेसन्स जो शायद मैंने सीखे हैं वो मैं शेयर कर पाऊँ। तो आपने जो सवाल किया कि सबसे पहले कैसी वो ट्रांजिशन कैसे हुआ आर्मी से फिर सिविल सर्विसेज में, तो इसका शायद मैं अक्सर मानता हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो चीज़ आपको उस तरफ लेके जाती है। मैंने आर्मी ज्वाइन करी, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि मैंने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करा, इवन एज अ स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कभी ऐसा कॉन्शियसली नहीं डिसीजन लिया था कि आर्मी ज्वाइन करनी है। बट जहन में एक चीज़ थी कि कुछ भी करके देश की सेवा करनी है, तो वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। तो जब मैं स्कूलिंग और जो मेरा कॉलेज है वो मैं जम्मू से ही करा है। तो जब मैं प्री फाइनल ईयर में था तो यूनिवर्सिटी में हमारी एक आर्मी ऑफिसर्स की टीम आती है, तो वो हमारा एक इंटरव्यू लेती है। उस वक्त एक एंट्री हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अच्छा। तो उस स्कीम के तहत आपको प्री फाइनल ईयर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। यदि उनको लगता था कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो वो आपको रेकमेंड करते थे एसएसबी के लिए। तो मैंने उस चीज़ के लिए कोई स्पेशली तैयारी नहीं करी, जस्ट मैं जाके इंटरव्यू में बैठा और उन्होंने मुझे एसएसबी के लिए रेकमेंड किया। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर एसएसबी के लिए 19 एसएसबी इलाहाबाद जो सेंटर है वहाँ पे मैं एसएसबी के लिए गया। अगेन कोई खास तैयारी नहीं करी, वहाँ सिलेक्शन हो गया आर्मी के लिए। साथ ही मैंने एक एयरफोर्स के लिए एक एग्ज़ाम होता था एफकैट, जो आज भी शायद होता है, तो एयरफोर्स का भी मेरा सिलेक्शन हुआ था साथ में। तो जैसे ही मेरा 2014 में डिग्री ख़त्म हुआ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, या इन दोनों को ज्वाइन ना करके मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। ओहो, व्हाट अ प्लेथोरा ऑफ चॉइस। इसमें से कितनी डिफिकल्ट चॉइस है, हाउ डू यू चूज? इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, बट जैसा कि था कि वो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बनी हैं। तो ऑलिव ग्रीन शायद मेरे लिए था, और मुझे वो यूनिफॉर्म का जो एक्सपीरियंस था जो शायद मुझे बहुत हेल्प करा है और आगे भी हेल्प करेगा, तो वो शायद यूनिवर्स चाहती थी कि मुझे वो एक्सपीरियंस का एक्सपोजर मिले। तो इसलिए चॉइस ये बनाई उस वक्त कि आर्मी ज्वाइन करी जाए। और उसका रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगा कि एयरफोर्स और आर्मी को जब हम कंपेयर करते हैं, नॉट टू डिमीन एनी ऑफ द सर्विसेज, बोथ आर द बेस्ट सर्विसेज ऑफ द कंट्री, बट मुझे लगा कि शायद पोस्टिंग्स के हिसाब से और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आर्मी में थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा डाइवर्स कैटेगरी का मिलेगा। सो दैट इज़ द रीज़न आई ज्वाइन द आर्मी। और क्योंकि मैं अखनूर से हूँ जो कि एक बॉर्डर टाउन है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा हमने आर्मी को ही देखा है। तो उसके कारण एक वो भी रीज़न था कि यूनिफॉर्म जो ऑलिव ग्रीन है उसके प्रति हमेशा से वो स्नेह रहा है, वो प्यार रहा है, तो इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। तो आपका एसएसबी क्लियर हुआ जी। फिर आप सर अपने ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग के दौरान फिर आप आगे फिर अपना करियर अपना एडवांस करते हैं। इसी के साथ साथ सर के दिमाग में चलने लगा कि यूपीएससी भी। तो सर यूपीएससी आपको कॉलेज से तो आइडिया रहा होगा यूनिवर्सिटी के दौरान भी कि सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी है रहेगी, या करते हैं, क्या पता कब करनी पड़े।
तो सर कैसे यूपीएससी का ट्रांजिशन, फिर कैसे आर्मी से इधर? वो एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि समटाइम्स द यूनिवर्स प्लान्स फॉर यू, इट इज नॉट कि मेरा प्लान था ऐसा, यूनिवर्स ने मुझे आर्मी में भेजा और यूनिवर्स का ही शायद प्लान था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। इट वाज नॉट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। मन में कभी था कि अगर कुछ होता है तो सिविल सर्विसेज करेंगे, बट ऐसा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। और उसका रीजन ये भी था कि मैं जब आर्मी में कमीशन हुआ तो आई वॉज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर। राइट। तो परमानेंट कमीशन ऑफिसर, आपके श्रोताओं के लिए मैं ये बता दूं कि परमानेंट कमीशन ऑफिसर का मिनिमम जो टर्म्स ऑफ सर्विस है वो 20 साल का है। 20 साल से पहले परमानेंट कमीशन ऑफिसर जनरली आर्मी नहीं छोड़ती है, क्योंकि एक तो है कि आपको उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, यू आर एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस रीजन के कारण आर्मी इतना इजीली नहीं छोड़ती है। तो इसलिए वो कॉन्शियसली कभी सोचा नहीं कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि अबव द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, अबव द रैंक ऑफ मेजर। कमीशन, जब कमीशन की हम बात करते हैं तो कमीशन जो ऑफिसर्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। एक है कमीशन ऑफिसर्स, एक है नॉन कमीशन ऑफिसर्स। तो नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो हैं हमारे जेसीयूज एंड हवलदार्स, राइट, दे आर देयर। तो और कमीशन ऑफिसर जैसा कि आपने बताया कि लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होता है। हाँ, तो सर एक बार आप लेफ्टिनेंट रैंक से ऊपर मेजर तक आए, आपका पूरा रिकमेंडेशन हुआ, ट्रेनिंग हुई, इसके बाद सर आपने कुछ और फील किया, महसूस किया कि आर्मी के बाद अभी या तो आर्मी इज माई लाइफ, या तो मैं अब यही रहूं, या फिर आई कैन एम फॉर मच और डाइवर्स और वाइड फील्ड्स, तो उसमें यूपीएससी आपके लिए एक ऑप्शन था। यूपीएससी के अलावा कोई और आपके दिमाग में ऑप्शन था? नहीं, एक्चुअली जैसा मैंने आपको पहले बताया, कॉन्शियसली सिर्फ जीवन में एक ही, और आज भी शायद वही एक ही एम है, सर्विस में सिलेक्ट होने के बाद भी एम्बिशन सिर्फ इतना है कि देश की सेवा करनी है किसी भी तरीके से। तो ऐसे कॉन्शियसली कभी ये नहीं सोचा था कि आर्मी ही ज्वाइन करना है या सिविल सर्विसेज ही करना है। बट सिविल सर्विसेज में जो ट्रांजिशन भी हुआ उसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक्चुअली 2017 में जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग के बाद मैं माऊ, जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे था मैं। तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे इंजरी हुआ एक ट्रेनिंग इवेंट में। ओके। और इंजरी मेरे बैक में हुआ, मुझे स्पाइन का इशू हुआ, और साथ ही मेरे एंकल में इशू हो गया। तो वो एक ऐसा रीजन बना जिसके कारण लगभग 17 में इंजरी होने के बाद 18-19 आते आते वो इंजरी रिकवर नहीं हो रहा था। एंड क्योंकि स्पाइन का इशू, जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा लाइफ लॉन्ग इशू बन जाता है। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगने लगा कि शायद भारतीय सेना में रहते हुए मैं अपनी कैपेबिलिटीज का उतना बेस्ट उपयोग ना कर पाऊं जितना मैं शायद सोचता हूं। तो उस रीजन के कारण मेरे दिमाग में शायद ये यूनिवर्स ने ही आइडिया प्लांट किया कि अभी आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो 2018-19 के आसपास मैंने ये डिसाइड किया कि अभी सिविल सर्विसेज की तरफ धीरे धीरे तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। और तैयारी शुरू करी, बट एट द सेम टाइम क्योंकि 2022 तक मैं आर्मी में ही कार्यरत था, तो उस रीजन से काफ़ी ज़्यादा जो अपना ऑफिशियल मैंडेट था, जो यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये काम करना है, उस पर भी पूरा तवज्जो दिया। तो सर ने यानी कि अपने करियर को वहाँ पे स्टॉल नहीं किया, ब्रेक नहीं लिया, कोई सबैटिकल नहीं लिया, साथ में सर ने यूपीएससी की तैयारी करी। सो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बच्चों को समझना कि वर्किंग प्रोफेशनल्स किसी भी फील्ड में हो, और ऑफ कोर्स अगर वो आर्मी में है तो उनके लिए तो और ज़्यादा रिगरस पूरा शेड्यूल रहता है, इसके साथ साथ यूपीएससी हो सकता है, हुआ भी है, और लाइव एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सामने। तो सर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपने मेहनत करी, पूरी पढ़ाई करी, सारा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक आप गए। आर्मी की ट्रेनिंग ने, आर्मी की स्किल जो आपको मिली, आर्मी ने जो भी आपको स्किल आपको दी, ये कहाँ आपको काम आई कि उस तैयारी के दौरान? तो आप अगर उस पर कुछ बताएं। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बिना आर्मी की लर्निंग्स के इसको सक्सीड करा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आर्मी एक्चुअली, जैसा सब जानते भी हैं और कहते भी हैं कि आर्मी इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। आपका वो थॉट प्रोसेस, जिसको मैं चैंपियन थॉट प्रोसेस बोलूंगा या चैंपियन माइंडसेट बोलूंगा, तो आर्मी आप में वो पैदा कर देता है। राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग, जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हम ट्रेनिंग करते हैं, तो पहली चीज जो हमें ये सिखाई जाती है, और ये मैं अक्सर जहां भी मैं बच्चों से इंटरेक्शन भी करता हूं उनको भी यही बताता हूं, देयर इज अ कोटेशन व्हिच वी आर मेड टू रिसाइट एवरी डे। इट सेज दैट व्हाटएवर डज नॉट किल यू ओनली स्ट्रेंथन्स यू। ओके। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज, दुविधा, परेशानी, सफरिंग जो हमारी लाइफ में आ रही है, वो एक रीजन से आ रही है। वो रीजन है कि हमें एक हीरा बनने में कामयाब करेगी। इट इज अ प्रोसेस, राइट। और इसमें हम अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कोयले में और एक डायमंड में व्हाट इज द डिफरेंस? बोथ आर कार्बन, लेकिन डिफरेंस है कि जो डायमंड है
इट विथस्टैंड्स दैट डिग्री ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। राइट। वो सफरिंग से गुजरता है, इसलिए वो हीरा बन पाता है। Right. तो ये एक माइंडसेट जो हमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बहुत पहले ही सिखा दिया जाता है। उसके अलावा प्लान बी की जैसे आपने बात एक पूछा भी आपने कि यदि ये ना होता, तो एक्चुअली आर्मी की वजह से एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाता है कि देयर इज नो प्लान बी, क्योंकि आर्मी का क्या काम है? ओके। टू गार्ड द फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। अगर हम बोलें कि नहीं, देश को जो बॉर्डर्स हमें प्रोटेक्ट करने हैं उसका कोई प्लान भी नहीं है। Either you protect it or you don't, or you die down fighting for that. There is no plan B only. There is no plan B. Okay. Because it is a question of sovereignty of the country. Right. भारत की गरिमा की बात है। जब गरिमा की बात आएगी, या तो आप उस चीज को प्रोटेक्ट करने में अपनी जान दे देंगे, या तो जीत के वापस आएंगे। तो ये माइंडसेट था कि ये डेवलप हो जाता है। तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा ही करेगा। राइट। हमारे एक मिलने वाले हैं, वो बता भी रहे थे कि आर्मी का एक ही होता है, टिल द लास्ट मैन, टिल द लास्ट बुलेट वी फाइट। यस। तो ये आपको आर्मी के डिसिप्लिन, आर्मी का जितना भी आपने शेड्यूल जो आपने वहां पे अपना फॉलो किया ट्रेनिंग के दौरान, सब आपने यूपीएससी में अपने प्रिपरेशन के दौरान उसको अप्लाई किया। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे आपने सब्जेक्ट्स को अपने डेस्क पे बैठ के आपने पढ़ना शुरू किया, आपने सब कुछ क्लियरली कवर किया। मेरा टारगेट ये है, मुझे इतना अचीव करना है, मुझे इतना रिवाइज करना है, मुझे इतना मॉक अपने क्वेश्चन सब कुछ करने हैं। विद दिस सर, आपने आपका यूपीएससी का आपने जो परचम लहराया वो तो हम जानते ही हैं सर। कुछ एक्सपीरियंस में डिफरेंस तो आपको फील हुआ होगा कि एक तरफ तो आर्मी लाइफ होती है, दैट इज द वे ऑफ लाइफ, कि उससे बढ़िया कोई दूसरी सर्विस है ही नहीं। फिर एक तरफ होती है हमारी पुलिस की लाइफ, हमारी यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की लाइफ। सो हाउ इज द डिफरेंस देयर? कैसा डिफरेंस फील? देखो, एग्जैक्ट डिफरेंस तो मैं शायद आपको उतने अच्छे तरीके से अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आई एम येट टू जॉइन द पुलिस ट्रेनिंग। ओके। एंड जब सर्विस करेंगे तो देन मे बी एक बेहतर पोजीशन में होगा आपको बताने के लिए। बट यस, वो जो आर्मी का जो प्रोफेशनलिज्म है, आर्मी का जो डिसिप्लिन है, तो मे बी वो चीज़ अगर मैं बाहर एक्सपेक्ट करके आऊँ तो दैट मे बी माई फॉल्ट। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन बाहर देखने को मिले, बट उतने डिग्री का शायद ना मिले। तो ये डिफरेंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा। हाँ, ये सर एक साथ कुछ जब आप आर्मी में थे तो कुछ समय ऐसा रहा होगा जो आपको आज तक याद रहा हो, कुछ इवेंट आपको याद रहे होंगे, कुछ पर्सनल आपके स्टोरी जो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो मैं ट्रेनिंग की ही बात करूंगा। तो एक्चुअली ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक और चीज़ जो सिखाई जाती है, जो मैं बच्चों को भी कई बार बताता हूँ, कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप अगर किसी कैंडिडेट की या अपने दोस्त की हेल्प कर देंगे उसका हो जाएगा और आपका नहीं होगा। तो वो जो टीम स्पिरिट है वो पहले से ही आपको आपकी नर्व्स में डाली जाती है, आपके सिस्टम में डाली जाती है। तो इसका उदाहरण है कि जब हमारा पासिंग आउट होता है, पासिंग आउट से जस्ट पहले एक हमारा बहुत ही बड़ा चिंदित्स करके एक हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में रन बैक होता है। रन बैक मीन्स हम अकेडमी से दूर एक लोकेशन में जाएंगे, 5-6 दिन वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, कुछ हम सीखेंगे, फिर वहाँ से हमें अपना वर्कलोड लेके, अपना जितना सामान है, लगभग 20-25 किलो का बैग है, हमारे वेपन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वो सारा हमें एक टीम का एक ग्रुप बनाया जाएगा, 20-20 का 2 ग्रुप बनाए जाएंगे आपकी टीम से। तो आपको उस लोकेशन से मैप रीडिंग करते हुए अकेडमी तक वापस पहुंचना है। तो अकेडमी में टोटल 16 टीम्स रहती, 16 कंपनियां हम बोलते हैं उसको। तो जैसे मैं कोहिमा कंपनी से था जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में था, तो वो एक आपका एम है कि जो पहले आ जाएगा वो टीम जीत जाएगी। लेकिन पहले आने का यहाँ क्या मतलब है? पहले आने का मतलब ये है कि आपके जो 20 सदस्य हैं, 20 के 20 आपके क्लोज होने चाहिए। अगर आपका एक भी बंदा नहीं पहुंचता है तो आप जीत नहीं सकते। तो आपका अगर कोई बंदा गिर जाता है, आपका कोई बंदा चल नहीं पाता है, तो आपको उसको उठा के लाना पड़ता है। तो वो लगभग होता है 60 से 70 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना अच्छा नेविगेशन करते हैं। अगर आप नेविगेशन गलत करते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो वो 70 का 80 और 100 भी हो सकता है। वो जंगलों से निकलता है, कई लोगों को रास्ते में भालू दिखते हैं, शेर दिखते हैं कई बार। तो मुझे पर्सनली तो दिखा नहीं, बट वो जो हमारा रन बैक हुआ लास्ट का, भद्राज का रन बैक हुआ, पहाड़ों से पहले तो आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है, फिर पहाड़ चढ़ के फिर पहाड़ उतरना है, उतर के फिर जैसे ही आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में घुसते हैं, उससे पहले एक टॉन्स नदी है, टॉन्स रिवर, जिसको जो कि यमुना की ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी है, ये हमें यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद पता चला। तो सुबह 5 बजे का टाइम है, सर्दियों का दिन है, सर्दियों का टाइम चल रहा है। तो वो हम रास्ता भटक गए एंट्री का। तो वो टॉन्स नदी के बीचों बीच देहरादून की सर्दी में पानी के बीच में घुसते हुए 60-70 किलोमीटर भागने के बाद, बट वो जोश है कि अपनी कंपनी को, अपनी टीम को जिताना है।
तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस, और उसमें हम जीते भी एक्चुअली। हमारी कंपनी उस 2015 में जब मैं कमीशन हुआ तो वो हमारी कंपनी ने, जो कोहिमा कंपनी थी, वो हम अच्छा। जीते भी थे। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो बहुत ही दिल के करीब है। और उसने ये सिखा दिया, एक तो हमें सबको साथ लेके चलना है, हाँ। और दूसरा ये है कि लिमिट सिर्फ दिमाग में है। अगर आप ओके। उस लिमिट को ब्रीच कर देते हैं तो जैसा कई लोग कहते हैं, स्काई इज द लिमिट, बट स्काई इज नॉट द लिमिट, स्काई इज जस्ट द बिगिनिंग। स्काई इज जस्ट द बिगनिंग। Yes. क्या क्या कोटेशन है, बहुत सही सर। आर्मी लाइफ के अराउंड कुछ कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे कुछ किस्से कहानियां आते हैं जो लगता है कि शायद ऐसा सच होता होगा, क्या पता, क्योंकि आर्मी के कैंटोनमेंट के दीवार के उस तरफ अंदर क्या होता है सिविलियंस डोंट नो, पब्लिक लाइफ में पता नहीं होता है, और आर्मी डजंट इवन डिस्क्लोज। तो कुछ ऐसी मिथ्स चलती हैं, कुछ धारणाएं चलती हैं, भ्रांतियां हैं, ये सब इसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे जी। पूछूंगा। दीज आर वेरी लाइट हार्टेड क्वेश्चंस। ओके। सो इसमें सर पहला एक क्वेश्चन है हमेशा जो हम देखते आए थे कि सारे आर्मी मैन सुबह 4 बजे उठते हैं, छुट्टी हो कुछ भी हो? नहीं, जनरली 4 बजे वुड एक्चुअली बी अ मिथ। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं तो नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि 4 बजे दिन निकल जाता है, हाँ, और शायद शाम को 3:30-4 बजे शाम हो जाती है, तो वहाँ पे हो सकता है 4-4:30 बजे आपको उठना पड़े। अगर आप कहीं वेस्टर्न फ्रंट पे हैं तो वहाँ दिन ही लेट होगा, तो मे बी 5 बजे 5:30 बजे, तो डिपेंडिंग अपॉन दी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है। और हॉलीडेज, यस देयर आर हॉलीडेज, बट एट द सेम टाइम हॉलीडेज पे भी देयर आर मैन ऑन ड्यूटी, तो 24/7 ड्यूटी तो चलता ही है। बट जनरली इट इज नॉट कि आप 4 बजे ही उठ रहे हैं, बट क्योंकि आप फौज में रहते हैं, इसको उसका सेटअप ऐसा है, जनरली आदत हो जाती है आपको कि 5-6 बजे उठना आपका एक रूटीन बन जाता है। राइट। 4 वुड बी अर्ली, बट 5 बोलना वुड नॉट बी अ अंडरस्टेटमेंट। ओके, उतना तो जल्दी उठना पड़ेगा, वेदर इन आर्मी और फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आपको बेटा उठना पड़ेगा सुबह जल्दी। सर आर्मी से ना मुझे हमेशा कैंटीन्स पहले याद आती है, क्योंकि हमारे फादर के मित्र थे, तो वो कभी कैंटीन से कोई हमारे लिए सामान मंगवा दिया, कोई अटैची मंगवा दी एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो वहाँ पे कार्स बाइक्स भी मिलने लगती हैं, मैंने सुना है ये सब वहाँ देते हैं, एंड इट इज रजिस्टर्ड इन योर पर्सनल नेम, इट इज रजिस्टर्ड ऑन आर्मीज सम आईडी, हाउ इज इट गिवन? देखो, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सीएसडी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हाँ। सीएसडी का कॉन्सेप्ट 2 रीजन से आया। सबसे पहला रीजन ये है कि सपोज हम पीस एरिया की बात करते हैं, तो सपोज किसी की फैमिली पीस एरिया में पोस्टेड है, पीस एरिया में उनको रखा गया है, स्पेशल जो एसएफ अकोमोडेशंस होती हैं, बट जो वो सोल्जर है ही इज पोस्टेड समवेयर इन द फील्ड। तो सीएसडी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि वो जो पीछे फैमिली है उसकी वेलफेयर के बारे में, वो जो जवान आगे देश के लिए लड़ रहा है उसको सोचना ना पड़े, राइट, कि उसका सामान कहाँ से आएगा, उसको कैंट से बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। और इवन जब फील्ड में भी हम बात करें, अगर फील्ड में कैंटीन्स हैं तो उसका मेन रीजन यही है कि वहां पे इनएक्सेसिबिलिटी है, वहां पे शायद बाकी सामान नहीं पहुंच सकता। तो वो आर्मी ने अपना एक मैकेनिज्म बना रखा है जिससे अपने जो आर्मी पर्सनल्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं उनका वेलफेयर कर पाए। तो दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड सीएसडीज। राइट, ठीक है। सर आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान या अपने जो सर्विस के दौरान आपने कोई कॉम्बैट व्हीकल चलाया है, कोई ट्रक हो या कोई ऐसा जो बड़ा टैंक्स होते हैं, ये सब जो हम देखते हैं? ये ज्यादा बड़े तो नहीं चलाए हैं, बट यस आर्मी में बहुत ही किस्म की गाड़ियां होती हैं, राइट फ्रॉम एक रॉयल एनफील्ड से लेके, एक जिप्सी से लेके, एक 2.5 टन होता है, 2.5 टन छोटा ट्रक होता है, उससे बड़ा एएलएस होता है, उसको हम बड़ा ट्रक मतलब होता है, तो वहां तक मैंने चलाया है। उसके ऊपर आई थिंक जो टाटरास वगैरह है, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उस प्रोफाइल में काम नहीं करा है, हाँ, तो वो मुझे चलाने का मौका नहीं मिला। बट अगर हथियारों की बात करें तो यस, वो बिकॉज आई वॉज पोस्टेड ऐसी जगह पे जहां मुझे एक्सपोजर था उन चीज़ों का। तो राइट फ्रॉम इंसास, जो बेसिक हमारा राइफल रहा है, इंसास तो बहुत ही इंसास हमारी बहुत ही यूनिक राइफल है इंडिया की, इंडियन आर्मी की, बहुत शुरू से ही कमीशन थी वो राइफल, बहुत हमेशा से काम आती आई है। जी जी। तो उसके बाद AK-47 से लेके MMG से लेके रॉकेट लॉन्चर, और फाइनली जो इंडियन फील्ड गन है वो भी मुझे मौका मिला चलाने का। तो वो क्योंकि जब हमारा फील्ड फायरिंग होता है, रेंजेस बनी है उसके लिए, तो वहाँ पे हम जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का और फायर करने का। एंड सर मतलब आपके साथ तो नहीं लग रहा, लेकिन एक मिथ ये भी है कि आर्मी पर्सनल्स आर ऑलवेज सुपर सीरियस, ऑलवेज लाइक मतलब कॉम्बैट एक्सपर्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज लाइक ऑन ड्यूटी, ऑन कॉल हर समय। तो वो हर समय जो जो सीरियसनेस आ जाती है कि हम हंसेंगे नहीं, हम मुस्कुराएंगे नहीं, ऑलवेज इन डिसिप्लिन,
वो भी रहता है एक आर्मी नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि वो हंसते नहीं है। देर जो आर्मी में जो कमराडरी है, आप जैसे सवाल कर रहे थे कि वो कैंटोनमेंट्स की दीवार के पीछे क्या है, तो कैंटोनमेंट्स की दीवार के पीछे एक अलग किस्म का रिलेशन है, एक बॉन्ड है जिसको नाम नमक निशान हम बोलते हैं। तो वो एक्चुअली एक ऐसा रिश्ता है जो ब्लड रिलेशन से भी बियॉन्ड है। ओके। एंड जहां तक बात रही कि मुस्कुराने की, मुस्कुराते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, हर फेस्टिवल पे नाच गाना भी होता है, साथ मिलके सब सेलिब्रेट करते हैं। बट जो सीरियसनेस की आपने बात करी, आर्मी इज डैम सीरियस अबाउट व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू डू। जो चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि जो बॉर्डर्स पे पोस्टेड है, अगर ये चीज़ करनी है, अगर दुश्मन को रोकना है, तो वो होना है, उस चीज़ के लिए सीरियस होना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनिंग पे हैं, ट्रेनिंग इवेंट में बिल्कुल आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो उन चीज़ों को लेके आर्मी डैम सीरियस। अदर देन दैट, कमराडरी, वो टीम स्पिरिट, वो एक खुशनुमा माहौल काफ़ी देखने को मिलता है। ओके। और सर जैसे कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, यू कांट से नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा। हर तरह के वेदर में, रेगिस्तान हो, फॉरेस्ट हो, स्नोफॉल हो, यू आर इम्यून टू वेदर, कि आपको उस तरीके का आपको गियर मिल जाएगा, पूरी आपको ड्रेसिंग मिल जाएगी। एंड आर्मी मैन के साथ ये देखा जाता है कि हाँ नहीं ठीक है, ठंड है तो क्या हुआ, चलो। तो मतलब यू आर इम्यून टू वेदर, एक्सट्रीम वेदर्स हो, कोई भी इवेंट हो। एंड कभी कभी कुछ बीमारियां भी हो सकती हो, तो उस समय पे सर क्या आर्मी मैन क्या उस समय बीमारी में भी अपने पोस्टिंग नहीं छोड़ेगा अगर वो कहीं पोस्टेड हैं, या क्या होता है? देखो, इसके लिए क्या है कि जो आपने, अगर आपका सवाल है कि अगर ऑन ड्यूटी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। राइट फ्रॉम हाईएस्ट ऑफ दी, जहाँ पे हमारी बैटलफील्ड्स हैं, वहाँ से लेके हमारे दिल्ली तक आर्मी का हेल्थ मैकेनिज्म है। एएमसी एक कोर है जो स्पेशली जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रखा गया है। तो यदि कोई बीमार होता है, फील्ड में भी हमारे डॉक्टर्स पोस्टेड हैं, वहाँ पे हमारा नर्सिंग स्टाफ पोस्टेड है, तो वो पूरा ध्यान रखने के लिए उनको केपेबल है। एंड द अदर थिंग इज, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो उनका बाय हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन किया जाता है, सो दैट एज सुन एज पॉसिबल उनको सही जगह पे लाया जाए, सो दैट उनको कोई जान की या फिर कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। ओके, वी डोंट लीव एनी मैन बिहाइंड। नॉट एट ऑल। ओके, ये बात तो सही है। सर हम मूवीज में देखते आए हैं हमेशा से कि जो आर्मी की लाइफ है ना, मतलब हम जैसे उरी मूवी देखा हमने, और हमने कोई और मूवी देखी, हमने भाग मिल्खा भाग देखी, तो आर्मी की लाइफ इज ऑलवेज एक्शन पैक्ड, कि हम जैसे मूवीज में अलग ही दिखाया जाता है, जेम्स बॉन्ड टाइप सिचुएशन। क्या ऐसी होती है, या डेस्क जॉब भी करने को मिलती है, या और तरह की जॉब्स भी होती हैं जो सब? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। डेस्क जॉब भी होती है क्योंकि आपको रूटीन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी चलाना है। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है कि आपको जो यूनिट की तरतीब है, यूनिट में ट्रेनिंग करिकुलम्स बनाने हैं, जो नए सैनिक आ रहे हैं उनको ट्रेन करना है, उनकी लीव पॉलिसी बनानी है, उनको इंश्योर करना है कि टाइमली उनको लीव भेजा जा रहा है, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी तनख्वाहों को लेके, उनके पार्ट 2 ऑर्डर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो डेस्क जॉब भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसा आपने कहा कि वो एंटरटेनिंग एस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वो चीज़ होती है। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा कि जब मेरा लास्ट पोस्टिंग जोधपुर में आया, तो जोधपुर में हमारा बेस था, तो जोधपुर से मैंने लगभग 3 साल नौकरी करी उस यूनिट में। बट मैं उस यूनिट से, जैसा आपने मौसम की भी बात करी, राजस्थान से उठ के डायरेक्टली आई वॉज सेंट टू श्रीनगर, श्रीनगर से मानसबल में गया, वहाँ पे बर्फबारी होती है। मानसबल से आई वॉज सेंट टू फिरोजपुर, फाजिल्का, जम्मू में, सांबा और कठुआ में। तो ये काफ़ी एरिया मुझे मूवमेंट करने के लिए मिला, और एवरी डे इट वाज एक्शन पैक्ड, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस यू आर डीलिंग विद समथिंग रिलेटेड टू द एनिमी। क्योंकि जब खासकर इस यूनिट में मैं आईबी पे पोस्टेड था, सांबा कठुआ एरिया में, तो आपका एक छोटा सा एक्शन, छोटी सी इंफॉर्मेशन ये डिसाइड कर सकता है कि अगर कोई वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई हमारे जैसे जहाँ पे सीबीएफ होता है, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो वहाँ पे अगर वैसा कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो हमें वो टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वो है, और एट द सेम टाइम आपको लगता है कि आप एक्चुअली देश के लिए कुछ कर रहे हैं। It sounds very sir exciting, and sir thanks for army for doing all this so that we can live in peace. And सर एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट लेके चलते हैं सब जैसे मेरे दोस्त हैं, तो उनके फादर अगर आर्मी में है तो बताते हैं कि स्ट्रिक्ट रूटीन तो रहता ही रहता है, पोस्टिंग चेंज होती रहती है यहाँ से वहाँ तक, बट द शेड्यूल नेवर चेंजेस। तो उनको जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि यार किसी भी समय हो, फादर को सुबह उठाना है, वो 5 बजे उठाएंगे हमको, 6 बजे जाना है हमको, एंड देर इज नो एक्सक्यूज कि आप शाम को 7 बजे घर से बाहर क्यों हो। सो देर इज नो एक्सक्यूज टू इट। आप 7 बजे बाहर हो, यू हैव टू आंसर, एक्सप्लेन करो, एंड इफ द एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट तो वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो, क्या इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज एन अथॉरिटेरियन रिजीम और अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ माइंडसेट, बट
यू कैन से इट इज अ डिसिप्लिनरियन काइंड ऑफ माइंडसेट, राइट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर हाव भाव में या पर्टिकुलर जब चीज में रहते हैं, एक सिस्टम में रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मिसमैनेजमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट, डिसिप्लिन में ना रहने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि आर्मी में कुछ भी अगर इनडिसिप्लिन है तो इन अ वे यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। कहने की बात अगर सोचे तो छोटी सी बात है, बट अगर एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और किसी की ड्यूटी है और वो उस ड्यूटी पे अच्छे से ड्यूटी नहीं दे रहा है और कुछ लोग घुस आते हैं अंदर, तो देन इट बिकम्स द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि देयर हैव बीन टाइम्स जब जैसे हमने मुंबई अटैक देखा, 26/11 हमने देखा, पार्लियामेंट पे अटैक देखा, तो कहीं ना कहीं से वो निकल के आए हैं। तो वो एक छोटी सी गलती कैन बिकम वेरी फेटल, नॉट जस्ट फॉर द पर्सन्स इन द यूनिफॉर्म बट ऑल्सो फॉर द सिविलियंस ऑल्सो। तो वो जो माइंडसेट आप बात कर रहे हैं, शायद वो इस बैकग्राउंड में आता है कि वो लोग समझते हैं कि अगर हम वक्त रहते चीज ना करें तो उसके काफी ज्यादा खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड ऑल दैट। ओके, हाँ, मतलब वो डीप रूटेड एक सेंटिमेंट है कि यू कांट फेल, यू कांट बी, यू कांट, मतलब यू हैव टू बी इनफॉलेबल। कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू बी देयर। सर, एक और चीज, मतलब ये क्वेश्चन तो इसलिए है क्योंकि मतलब मैंने मूवीज ज्यादा देखी हैं, तो वो मूवीज के लिए ये है कि जब जैसे अमेरिकन स्नाइपर एक मूवी थी, तो उसमें जब वो अपना मिलिट्री लाइफ से जब वापस अपने नेवी सील से अपने यहाँ आते हैं सिविलियन लाइफ में, ही कांट ट्रांजिशन वेरी इजीली इनटू पब्लिक लाइफ, इनटू सिविल लाइफ, एंड ही उनके रिफ्लेक्सेस हमेशा उस समय भी काम पे रहते हैं कि यार आई वाज ऑन ड्यूटी, और कभी PTSD होता है, कभी कुछ और होता है। तो जब भी आर्मी ऑफिसर्स दे आइदर गेट रिलीव्ड और दे गेट रिटायर्ड, तो उस समय पे सर उनके साथ उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो इसमें एक इशू है कि मेन इशू जो ट्रांजिशन में आता है, मे बी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जो है, एक ये काफ़ी बड़ा इशू कई प्लेटफॉर्म्स पे भी उठाया जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, जैसा मैंने कहा कि मैं परमानेंट कमीशन था, तो इफ आई कंटिन्यू फॉर 20 years तो देन आई विल गेट पेंशन ऑल्सो, राइट। सो बट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो हैं, उनके पास है 10+4 का ऑप्शन, 10 साल वो करेंगे, उसके बाद 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। दैट इज एक्चुअली एक ट्रांजिशन का जो दिक्कत अगर आपने बात करी, तो उसमें ये है कि वंस यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मिलिट्री इनटू सम सिविल डोमेन, तो लगभग आप 30 से 35 की आपकी उम्र है। बाय दैट टाइम यू हैव अ फैमिली, यू हैव किड्स टू टेक केयर ऑफ, देयर ऑल दोज थिंग्स जो रूटीन अफेयर्स में होता है। दैट टाइम एक वेल सेटल्ड जॉब से एक बिल्कुल जीरो पे आके देन सर्च फॉर अ न्यू जॉब। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम है जो आई थिंक मे बी सम टाइम कुछ अगर उस पर करा जा सकता है और सम काइंड ऑफ उनको वो दिया जाए, जैसे ट्रेनिंग तो दिया जाता है, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो जो छोड़ते हैं, क्योंकि वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ देम आर गिवन परमानेंट कमीशन। अच्छा, बाकी सब कहीं ना कहीं सिविल में सेटल होते हैं, तो उनको IIM से या फिर जो मेन इंस्टीट्यूट्स है मैनेजमेंट के, वहां से उनको 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है, सो दैट दे आर इजिली एबल टू ट्रांजिशन। बट कोर्स करने के बावजूद भी वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है, इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस रहती हैं, दैट वेरिएबिलिटी फैक्टर, अनसर्टेनिटी फैक्टर कि अब व्हाट नेक्स्ट, दैट इज देयर। और दूसरा सवाल जो आपने करा कि जो फील्ड में लोग जो पोस्टेड हैं, जो PTSD की आपने बात करी, तो जो लोग ऑब्वियसली फील्ड में पोस्टेड रहे हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने एक्चुअली कॉम्बैट ऑपरेशंस देखे हैं, मैं एक्चुअली कोर ऑफ सिग्नल्स में था, तो कॉम्बैट ऑपरेशंस का मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। इट वुड बी रॉन्ग इफ आई एक्चुअली टेल समथिंग जो मैंने करा नहीं है, ठीक है। तो जो एक्चुअली फील्ड में हैं, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, पैरा SF वाले जो हैं, जो राष्ट्र राइफल्स में हैं, जो असम राइफल्स में हैं, उनका डेली बेसिस का द एक्सपीरियंस लाइक दे आर ऑन देयर टोज, they always sleep with their weapons. It is like that. They cannot, for them weapon is their first wife, right? You marry your rifle. Yes, you cannot leave it, क्योंकि you never know when the next bullet is going to come towards your direction. तो वो एक mindset ऐसा हो जाता है, जिससे मे बी जब आप वहां से जाते हो तो उसके आप repercussions, because वो एक ऐसा माहौल है जिसमें आप लाइव अपने बंदों को जान गवाते हुए देख रहे हो, योर ओन बडी, योर ओन फ्रेंड्स जिसके साथ आपने ट्रेनिंग करी है। समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंस, यू आर प्लेइंग विद लाइव्स, सो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। बट हैविंग सेड दैट, आर्मी आपको इतना ट्रेन कर देती है, इतना सक्षम बना देती है कि उस चीज से आप बड़ा ही कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाए। You just brush it off and you just keep on moving. It is just a routine affair. It's just a routine affair. But maybe there are people जिनको वो, जैसे आपने कहा कि हो सकता है, तो that is also a truth which comes with the experience of exposure to actual combats.
सर एक इंडियन आर्मी का किस्सा है जो एक हमारे सोल्जर थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी आज भी यूनिफॉर्म उनकी रहती है, उनकी पोस्ट उनकी आज भी है अरुणाचल में। इट्स अबाउट हिम। तो सर आर्मी ऐसे मतलब ऑफिसर्स को मतलब याद भी रखती है और मतलब उनका सम्मान हमेशा रखती है कि इन्होंने कितना देश के लिए दिया, सब कुछ दिया। एंड सर ऐसा कोई आपको अगर कोई किस्सा जब आप अगर नॉर्थ ईस्ट में हो या अगर श्रीनगर में हो, ऐसा कुछ देखो, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं डायरेक्टली कॉम्बैट ऑपरेशंस का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जो मेरा फील्ड था दैट वाज सिग्नल्स, तो उसमें कम्युनिकेशन की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो कॉम्बैट्स का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस एक आर्मी से नॉन रिलेटेड एक्सपीरियंस मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, तो मेरा फर्स्ट पोस्टिंग तेजपुर में था। तेजपुर असम में एक सिटी है जो अरुणाचल बॉर्डर से लगता है। तो एक वीकेंड का टाइम है, हम बाहर गए हैं कहीं, तो ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, वहाँ पे एक जगह है टिप्पी करके, देयर इज अ रिवर देयर, तो वी जस्ट वेंट देयर। हमारे जो कैंटोनमेंट वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पे रात को बैठे हैं, क्योंकि बचपन से ही वो रहा है कि नेचर के प्रति थोड़ा लगाव रहा है। तो इवनिंग में जाके वी आर सिटिंग ऑन दी बैंक ऑफ दैट रिवर। फिर वापस आते वक्त वी वर ड्राइविंग, आई वाज सिटिंग बिहाइंड, मेरे सीनियर्स हैं वो गाड़ी चला रहे थे, एंड वन वाज सिटिंग ऑन द को ड्राइवर सीट, 4 ऑफ अस वर देयर। तो वो जो रास्ता है दैट्स अ हाईवे एंड दैट पासेस थ्रू नामेरी नेशनल पार्क, वहाँ पे है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइनोज एंड एलिफेंट्स आर देयर। एंड एक बार क्या हुआ कि रात को हम आ रहे थे, तो रात को आई थिंक 11 बजे का वक्त होगा, तो वी वर कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर लोकेशन। तो अचानक रास्ते में हमें 3 हाथी दिखते हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स। एंड फ्रॉम व्हाट वी कुड आइडेंटिफाई, वन ऑफ देम वाज द मदर हु वाज बिगर इन साइज, एंड 2 ऑफ देम उसके शायद बच्चे थे, उसके 2 छोटे हाथी थे। तो द मोमेंट शी सॉ आवर व्हीकल, तो शी अटैक्ड आवर व्हीकल। तो क्या हुआ कि जो ड्राइविंग सीट पे हमारे सीनियर थे, तो ही वाज अ लिटिल अटेंटिव, तो ही कुड पुट इट इन द फर्स्ट गियर एंड मैन्यूवर इट दैट कॉन्फिडेंटली। और जो हमारा को ड्राइवर का लेफ्ट अगर हम कॉर्नर गाड़ी का देखें, उससे शायद 1 फीट दूर ही वो जो फीमेल एलिफेंट वाज देयर, शी वाज देयर। तो इट वाज लाइक अ वेरी क्लोज सेव। तो ऑल द वे व्हाइल कमिंग बैक वी वर टोटली लाफिंग एंड नॉट श्योर कि ये क्या हो गया। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस व्हिच वाज वेरी फनी आल्सो, एंड व्हिच आई रिमेंबर टू दिस डे, क्योंकि वो काफी एक तरह से आप बोल सकते हो कि वी सॉ समथिंग वेरी क्लोजली। ओके, ये एक्सपीरियंसेस तो आर्मी ही दे सकती है। सर नाउ कमिंग टू योर ट्रांजिशन इनटू यूपीएससी। तो सर आपने एग्जाम निकाला, प्रीलिम्स, मेंस, देन फाइनली द इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, जहाँ पे सर का स्कोर आता है 210 आउट ऑफ 275। सर पहली बात तो आपको बिलीव हुआ था जब ऐसा स्कोर आया 210? देखिए, मेरे लिए आई थिंक इट वाज नॉट अ सरप्राइज। ओके, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट इज समथिंग जिसकी आप एक्चुअली तैयारी करते नहीं है। आप नॉलेज वाइज यू कैन प्रिपेयर में भी 2 महीने में, 3 महीने में, बट पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है विच यू हैव बीन ग्रूमिंग राइट फ्रॉम द डे यू वर इन स्कूल। तो वो स्कूल टाइम से ही, जैसा मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जब एसएसबी भी मैंने दिया, तो एसएसबी मैंने तैयारी नहीं करी, क्योंकि लाइफ में वैसे ही जब स्कूल टाइम से और कॉलेज टाइम से हर चीज़ में इतनी तैयारी करी है। मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था, एक मैं एनजीओ चलाता था जब मैं कॉलेज में था। तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस, वो कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सामने आ जाए, तो अंदर से कॉन्फिडेंस है कि वी कैन फेस दैट प्रॉब्लम। तो आई थिंक दैट इज वन फैक्टर जिसमें मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंट था कि जनरली स्कोर वुड बी नाइस। यस, 210 थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से आप बोल सकते हो ज़्यादा था, क्योंकि लास्ट ईयर जब हुआ था तो आई गॉट 184 विच इज अगेन अ डिसेंट स्कोर। तो जब 2022 का रिजल्ट था उसमें आई गॉट 184 एंड दिस ईयर आई गॉट 210। तो आई थिंक उसका रीज़न यही है कि लगातार तैयारी रही है उस चीज़ की। ओके, फिर सर लवासना जाते हैं आप, तो लवासना में जाके आप बैचमेट से मिलते हैं एंड यू डिस्कस के ओके आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड यू आर फ्रॉम मेडिकल, यू आर फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, इंजीनियर्स। So how different was that training than the training of army? Actually, I would be frank, अभी because I had taken a EOL last year, so अभी I had not gone to Lavasna. अच्छा, okay. Lavasna का experience I am yet to have. Okay. That's a wonderful experience which I definitely want to have. Okay. But because मुझे फिर से attempt दिया था मैंने इस बार, तो उस कारणवश मैं अभी लवासना नहीं गया। Okay. So EOL means यहाँ पे extraordinary leave होती है, when you get into service you get selected, आप दोबारा से एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं and the DOPT gives us इतना टाइम देती है कि आपको एक साल का छुट्टी मिलता है। That's a leave without pay। ताकि वो 2 रीजन पे मिलता है, यदि आपका कोई मेडिकल रीजन है और अगर आपका नेक्स्ट ईयर फिर से अटेम्प्ट देने का प्लान है। क्योंकि जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं
कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं देन फॉर 2 years यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम अगेन। ओके, सो इसलिए लोग ट्रेनिंग से पहले ही Yes. एक बार अपना ये और वो रीजनेबल भी है, क्योंकि आप सपोज जैसे लास्ट ईयर मैं रेलवेज में था, तो रेलवेज ज्वाइन करने के बाद, रेलवेज की ट्रेनिंग करने के बाद देयर इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ खर्चा जो आपकी ट्रेनिंग पे आएगा, बिल्कुल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना है। बिल्कुल। तो उस चीज को अवॉइड करना ज्यादा बेटर है रादर देन कि आप ट्रेनिंग करो फिर 6 महीने या 1 साल के बाद यू गो टू द डिफरेंट सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल। सो ठीक है, फिर सर आपका प्रीलिम्स के लिए आपका सर कैसा रहा तैयारी करने का हिसाब? और बच्चे अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं, सो इन बच्चों के लिए अब इस समय क्योंकि 5 से 6 महीने बचे हैं एंड 25 मई को हमारा एग्जाम है इस बार प्रीलिम्स का, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी जो बच्चा तैयारी करता आया है? एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दो स्टूडेंट्स जो इस समय तैयारी के लिए शुरू करेंगे या अभी इस समय, क्योंकि जो बच्चे क्रैश कोर्स के थ्रू करेंगे वो डिफरेंट है, जो बच्चे तैयारी करते आए हैं उनको भी क्या क्या अपने कैसे उनको अपनी एजेस शार्प रखनी है इस समय? देखो, सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। ओके, 2 चीजें हैं स्ट्रैटेजी में, हमेशा 2 चीजें आती हैं। एक चीज है कि आपकी तैयारी टिल द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड दूसरी चीज है हाउ यू फेयर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, आप उस एग्जाम के दिन में लड़ाई कैसे लड़ते हैं। राइट। तो एग्जाम के दिन की अगर बात करें तो उसकी तैयारी आज से आपको करनी है कि आपको आदत डालनी है कि प्रेशर में रिलैक्स्ड रहना बहुत जरूरी है। 2022 का या 23 का अगर हम एग्जाम की बात करें, 23 का जो प्रीलिम्स आया था, इट वाज वेरी टफ। तो जब मैं भी एग्जाम सेंटर से निकला तो देयर वर स्टूडेंट्स हु वर क्राइंग। बच्चे उस पेपर को देख के रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो शायद अपने आप को संभाल नहीं पाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो पॉइंट ये है कि आपको तैयारी करनी है, सिलेबस की हम बात करेंगे, रिवीजन की बात करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक संतुलन बनाए रखें, अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप कर लें कि एग्जाम हॉल में कुछ भी हो जाए आपको वो प्रभावित ना करे। क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर जैसे 2023 में मुश्किल था, तो वो मुश्किल हर एक कैंडिडेट के लिए है। इट इज नॉट कि आपको एक अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी। जो उस वक्त अपने आप को संभाल लेगा, जिसने आज से ही अपने आप को संभालने की ट्रेनिंग करी है, वो वहां पे आराम से सेल थ्रू कर जाएगा, रादर देन समबडी जिसने सब कुछ भी पढ़ा होगा लेकिन वो वहां पे एंजाइटी हो जाएगी, ही विल स्टार्ट शिवरिंग और उसको समझ ही नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। तो पहली चीज है ये कंडक्ट की। अभी आपने बात पूछी कि अभी से लेके अगले 6 महीने क्या करना है, तो सबसे पहले हमेशा जैसे शायद आर्मी का उसमें थोड़ा योगदान रहा है, स्ट्रैटेजी को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आप जितने कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स बनाएंगे, जैसे आर्मी में कहावत है कि पहली चीज जो लड़ाई छिड़ने पे फेल होती है दैट इज द प्लान। अच्छा, ठीक है, तो प्लान आपको ने अगर बनाना है तो प्लान ऐसा बनाइए, सिंपल बनाइए कि उसको ट्रैक करना बहुत ईजी है। अभी लेट्स अज्यूम कि आप 1 जनवरी से, दिसंबर की बात नहीं करेंगे, जनवरी से अगर आप रिवीजन की प्लान बनाते हैं, तो रिवीजन का प्लान ऐसा बनाइए कि आपका स्टैटिक पोर्शन का और करंट अफेयर्स का लगभग 5 से 6 रिवीजन आपका मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आप जैसे कहा कि आप उन बच्चों की बात करें जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ रखा है, तो अगर आपने 3-4 रीडिंग्स या 3 रीडिंग भी आपने पहले कर रखी हैं, तो आई अज्यूम कि आप अच्छी पोजीशन में हैं, आपने ऑलरेडी सारी चीजें समझ रखी हैं। फ्रॉम 1 जनवरी आप टारगेट बनाए कि फर्स्ट रिवीजन 45 डेज में करनी है, स्टैटिक का और करंट अफेयर्स का। ओके। उसके बाद जब 45 डेज में अगर फर्स्ट रिवीजन आपका हो पा रहा है, देन इट इज वेरी रीजनेबल कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि अगला रिवीजन आप 30 दिन में कर पाए। अगर आपने 45 डेज में रिवीजन करा है तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 30 दिन में आप कर पाएंगे। तो 30 में अगर आपका सेकंड रिवीजन हुआ है तो थर्ड आपका रिवीजन हो जाएगा 25 दिन में। तो उस तरीके से अगर आप टाइमलाइंस बनाते जाएं तो फर्स्ट रिवीजन बाय 15th February स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी, 45 दिन में आपका पहला हुआ। सेकंड हमने 30 दिन का टारगेट रखा है, तो बाय 15th March आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा। फिर अगर आप 25 दिन का टारगेट है तो देन बाय 10th April आपका थर्ड रिवीजन हो गया है। तो देन आपके पास अभी भी लगभग 40-45 दिन है जिसमें आप आराम से 2 से 3 रिवीजन कर पाएंगे। तो ये आप सिंपल सा टारगेट रखेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन आपका ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जैसे इट कैन वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ाई में, बट मैं जनरली क्या करता हूं कि अगर मैंने कोई रिवीजन के लिए सपोज मैंने पॉलिटी उठाई है तो आई ओनली रीड 1 पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि 5 सब्जेक्ट मैंने एक बार उठा लिए। उससे मेरे को लगता है कि आपको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका प्रोग्रेस क्या है। तो इट कैन वेरी, इट्स नॉट कि मैं बोल रहा हूं तो आपको ऐसा ही करना है, बट अगर आप ट्रैक रख पाए 2 सब्जेक्ट का भी तो बेटर है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक सब्जेक्ट रखने से आपका जो प्रोग्रेस है वो आप अच्छे तरीके से गॉज कर पाएंगे और असेस कर पाएंगे। और मिड कोर्स करेक्शन भी, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 हफ्ते का टारगेट बनाया है या 10 दिन का टारगेट बनाया है कि पॉलिटी खत्म करनी है, तो पॉलिटी के लेट्स अज्यूम कि 1000 पेज हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, इट्स एन अजम्पशन, तो 1000 पेज हैं तो 10
दिन में अगर आपको खत्म करना है तो रोज के आपको 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो इन केस जैसे मिड कोर्स करेक्शन की मैंने बात करी, 3 या 4 दिन के बाद आपको लगा कि आपने उतना कवर नहीं करा है, तो फिर आपके पास आइडिया है कि अगर रिमेनिंग डेज में आपको कवर करना है तो आपको एक शायद 100 नहीं 120 पेज जो है वो रोज के पढ़ने पड़ेंगे। तो वो मिड कोर्स करेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। वो हो सकता है जी। मतलब कुल मिला के सर की एडवाइस में कंफर्ट जोन कहीं भी नहीं है, और सर ने जैसा बताया 45 डेज में पहला रिवीजन, अगला रिवीजन 30 डेज में, सो यू आर ऑलवेज ऑन टोज, और ये टिल 25 मई ये चलेगा रूटीन और ऐसे ही चलना है। सो ये तो सर प्रीलिम्स हो जाएगा। प्रीलिम्स वाले दिन के लिए हाउ डू यू सर एडवाइस की उस दिन बच्चे कैसे उसको टैकल करें? सेंटर कहीं हो सकता है दूर हो, कहीं आउटसाइड सिटी हो, आउटसाइड सिटी लिमिट्स हो, और यूपीएससी तो कोशिश करती है कि सिटी लिमिट्स के अंदर दे, पर कभी कभी सेंटर हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही चले जाए। सो बच्चों के लिए क्या बेस्ट एडवाइस है फॉर दैट डे? क्योंकि दैट डे का जैसा मैंने पहले आपको बताया कि तैयारी आपको मेंटल जो कंडीशनिंग है वो आज से शुरू करनी पड़ेगी। ऑन अ डेली बेसिस अपने लिए 15 मिनट या आधे घंटे का समय रखिए जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, आप कोई सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं। इट कैन बी सम फिजिकल वर्कआउट, या फिर आप गार्डन में जाइए, अपने आप से बात करिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, इमेजिन योरसेल्फ। वो इमेजिनेशन में जैसे मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, तो इमेजिन करिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं और बहुत ही मुश्किल पेपर आ रखा है। ओके, इफ यू कंडीशन योरसेल्फ एट वर्स्ट व्हाट कैन हैपन, वो चीज अगर आप पहले ही तैयार हैं तो ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपका रोज का काम, आप ऑलरेडी ये करते आए हैं पिछले 6 महीने से। राइट। और दूसरी चीज है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाते वक्त पूरा प्रॉपर एग्जाम कंडीशन में लगाइए, जैसे कि आप टेबल चेयर पे बैठ के प्रॉपर 2 घंटे बैठिए। तो वो 2 घंटे बैठना आपके लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप ये चीज कर पाते हैं तो फिर जिस दिन एग्जाम होगा बिल्कुल रिलैक्स्ड होके, ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम से एक दिन पहले भी नहीं करनी है और उस दिन सुबह भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमें लगता है कि लास्ट के दिन या लास्ट के 2 घंटे में हम सारी किताब पढ़ के क्लियर कर लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। नहीं भी पढ़ा है और अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है तो शायद फिर भी क्लियर हो जाए। अटेम्प्ट तो करेंगे कायदे से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आस्क एनी टॉपर 100 अगर सवाल हैं जनरल स्टडीज के, तो उसमें विद श्योरिटी उनको 30 से 40 ही आते हैं। बाकी जो 40 सवालों का जो गेम है, दैट्स ऑल माइंड गेम, दैट्स ऑल हाउ काम यू आर और हाउ इफेक्टिवली यू हैव प्रैक्टिस्ड। तो वो काम रहना सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। सेंटर की आपने बात करी, तो पहले उस चीज के लिए रिसर्च कर लीजिए कि कितना दूर है, मुझे कहाँ रहना है, अगर दूर है कितना समय लगेगा। क्योंकि ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा भी नर्वस होना पड़े कि लेट हो गए हैं तो क्या मुझे सेंटर में घुसने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो उस चीज का ध्यान रखना। यू कैन नॉट बी एम्बुश्ड ऑन दैट डे, वो नहीं हो सकता। सर फिर आता है मेंस। फिर मेंस आपने लास्ट टाइम जब दिया तो फिर उसके बाद आपने मेंस क्वालिफाई किया, देन डैफ फॉर्म भरा आपने। हॉबीज जो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है डैफ 1 में और डैफ 2 में। तो सर डैफ 1 के लिए बच्चों को एडवाइस दें पहले तो हॉबीज की, कि क्या हॉबीज हम डेवलप करते रहें प्रिपरेशन के दौरान? डू वी हैव टाइम फॉर हॉबीज? हम कर भी सकते हैं हॉबीज बनाना, या हम कुछ भी लिख दें, इंटरनेट सर्फिंग लिख दें हॉबीज, तो इससे चल जाएगा काम? मतलब व्हाट्स द? देखिए, इसका सबसे पहला बच्चों को कुछ जवाब देने से पहले मैं बच्चों को सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आप अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह रख के देखिए। राइट। एक इंटरव्यूअर जो जिसको 60 साल की जिसकी एज है, 30-40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ जब आप कोई चीज फेक करने की कोशिश करते हैं या ब्लफ करने की कोशिश करते हैं, तो विद देयर एक्सपीरियंस, शायद हमारे एक्सपीरियंस से हम ही उसको पकड़ लेंगे, बट विद देयर एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज, उनका तो ये बाएं हाथ का खेल है। दे विल कैच यू इन 2 मिनट्स इफ यू आर फेकिंग समथिंग। और दूसरी चीज है कि जहाँ हॉबी की बात करी, तो जिन लोगों ने अभी भी इस बार भी इंटरव्यू देना है और हॉबीज नहीं है, स्टिल देयर इज सफिशिएंट टाइम कि आपका हॉबी बना लिया जाए rather than just writing. जैसे लास्ट ईयर आई टेल यू, आई वाज टेकिंग मॉक्स समवेयर, तो उसमें आई सॉ कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर फिलिंग हॉबीज एज लॉन्ग वॉकिंग, स्लो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग. व्हाट काइंड ऑफ हॉबीज आर दीज? Okay, hobbies, habits. Hobbies, you are expected, you are now appearing for something, you are appearing for a service in which you will be a decorated officer of the government of India. Right. You must have some constructive hobbies. Constructive, I don't mean कि you only need to just be having book reading or something. It has to align with your interests. If you are good with some paintings, do that. If you like doing yoga, do that. Research about that. योगा अगर आप करते हैं तो आज की डेट में भी आपसे ज्यादा जो योगा है द पैनलिस्ट में भी डूइंग। मेक सेंस। हाँ, तो अगर आप योगा लिख रहे हैं तो यू मस्ट नो कि व्हाट योगा मीन्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा, हाउ इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योरसेल्फ।
वो सारी चीजें पता होना जरूरी है. जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट अगर हम लिख देंगे तो विद देयर एक्सपीरियंस उनके लिए 2 मिनट का काम है. और अगर उनको एक बार लग गया कि आप किसी चीज में ब्लफ कर रहे हैं, देन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन योर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कि आप कुछ ऐसी चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आपने करी ही नहीं. तो इंटरव्यू इज ओवर. जब एक बार आपकी ऑनेस्टी क्वेश्चन हो गई तो आई थिंक फिर वो 120 140 में आपको छोड़ देगा. एंड यू विल नॉट आइडेंटिफाई. आप लोगों को ये बताते फिरोगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था बट मार्क्स नहीं मिले. तो सर फिर एक तो हॉबीज का क्वेश्चन तो आंसर हो जाता है इससे कि इनकलकेट समथिंग व्हिच यू लाइक. अगर नहीं भी करी है अभी तक तो स्टिल वी हैव गुड इनफ टाइम. हाँ, आप क्लियरली देखो, ऑनेस्टी इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज पे यू हाई डिविडेंड्स. अगर आपने रिसेंटली भी डेवलप करी है, फर्स्ट आप अगर आपको हॉबी के बारे में सवाल पूछा जाता है तो पहले आप एडमिट कर लीजिए सर क्योंकि मैं लाइफ में पहले बहुत डिसओरिएंटेड रहा हूँ और सिविल सर्विसेज के कारण मैं कोई पर्टिकुलर हॉबी परसू नहीं कर पाया. लेकिन मेंस के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास समय भी है और अब मुझे शायद एक हॉबी की जरूरत भी है. तो फिर मैंने रिसेंटली ये हॉबी पकड़ी है. शायद मुझे उस पर उतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी बट आई एम लर्निंग इट. ओके. तो आपने पहले ही उनको बता दिया तो इसके बाद वो सवाल पूछेंगे ही नहीं आपसे. ओके. फिर क्वेश्चंस आपके वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं. जैसे मेरे एक मिलने वाले थे तो उन्होंने, क्योंकि अब उनके पास भी कोई हॉबी डेवलप करने का समय नहीं था, तो उन्होंने लिखा था कि वॉचिंग स्ट्रे एनिमल्स. ओके. वॉचिंग स्ट्रे एनिमल्स. और ये तो फिर पैनल से पूछा भी कि हाउ डज दिस हेल्प यू. कि सर मेरा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था. आई बिलीव इन एंथ्रोपोमॉर्फसाइजिंग द एनिमल्स, कि एनिमल्स में ह्यूमन ट्रेड्स ढूंढना, एंड इट हेल्प्ड मी काम डाउन. So that was a very good question. फिर question around the PCA. Sorry to interrupt. इसमें यही चीज है कि आप हॉबी कुछ भी कर सकते हैं. The point is, पहली चीज है कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए और दूसरी चीज यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट. अगर आप रीजन से उसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि व्हाई आर यू पिकिंग अ पर्टिकुलर हॉबी, इट इज योर रीजन, इट इज योर हॉबी, ये आपका डोमेन है. जैसे हमने सोवरेनिटी की बात करी, हॉबी समथिंग कि आप उसमें सोवरेन है, आप कुछ भी हॉबी रख सकते हैं, कंफर्टेबल है उसमें. द ओनली थिंग इज यू शुड बी जस्टिफाइड टू द बोर्ड कि आपने ऐसा क्यों करा है. दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड. ओके. फिर सर इंटरव्यू के लिए कुछ और टिप्स. अभी बच्चों के इंटरव्यूज आने वाले हैं. अब ये तो डैफ फॉर्म तो भर लेंगे बच्चे, भर भी चुके होंगे. डैफ 2 भी भरना है, आने ही वाला डैफ 2 भी. तो फिर सर इसके बाद इंटरव्यूज की एक लड़ाई शुरू होगी. बस लास्ट स्टेप है, उसके बाद नंबर आ जाएगा. सो सर इंटरव्यूज के लिए कुछ टिप्स. देखो, इंटरव्यू के लिए सबसे पहली जो चीज है, इंटरव्यू जैसा हम सब जानते हैं, इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट. उसका नाम ही पर्सनालिटी टेस्ट है. तो आज से ही अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करिए. अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह रख के देखिए कि अगर आपने दिन में 20 इंटरव्यू लेने हैं, सो व्हाट विल यू लुक फॉर दैट इन वन कैंडिडेट जिसको आप 200 नंबर दे रहे हो या 180 दे रहे हो. राइट. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस, यस, मोस्ट ऑफ देम विल बी ड्रेस्ड इन ऑलमोस्ट सिमिलर सूट्स. अगर हम जेंटलमैन ऑफिसर्स की बात करें, अगर लेडी कैडेट्स की बात करें, तो दे विल बी in sarees, most of them. So that is not going to make much of a difference. What is going to make the difference? आप कितना confidently walk करके जाते हैं वहाँ पे, कितना confidently आप जो first impression at the time you open the door and say, "Sir, may I come in?" वो कितना confidently आप बोलते हैं उसमें, क्योंकि you are the youngster of this country. हम आपसे, बोर्ड आपसे उम्मीद करेगा कि आप वो एनर्जी जो यूथ की एनर्जी है वो डिपिक्ट करें. इट कैनॉट हैपन कि आप वहां जा रहे हैं और यू आर साउंडिंग लाइक वेरी लाउजी एंड यू आर वॉकिंग लाइक कि आप ऑलरेडी यू आर बैक, आपकी मतलब बेंड है एंड यू डोंट हैव दैट विगर ऑफ द यूथ. तो वो पहले ही बैड इंप्रेशन जाता है. ओके. तो उन चीजों पे ध्यान रखना है. उसके अलावा कम्युनिकेशन, आई थिंक मे बी पीपल में डिसएग्री विद मी, बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बाय कम्युनिकेशन स्किल्स आई डू नॉट मीन कि आप बिल्कुल फराटेदार शशि थरूर टाइप इंग्लिश बोले, या हिंदी है तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसी ही आप हिंदी बोले. बट पॉइंट है कि आप जितना बोले कॉन्फिडेंटली, लाउडली और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोले. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. क्योंकि उनको वहां पे कोई डिबेट कंपटीशन नहीं करवाना है. उनको कि देश के स्पोक्स पर्सन नहीं चाहिए. उनको चाहिए सिविल सर्वेंट्स जो कल को भीड़ में खड़ा होकर 10 बंदों को, 100 बंदों को, 1000 बंदों को अपना व्यू पॉइंट समझा के शांत करवा पाए. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो उस चीज पे आज से काम करना शुरू करिए. बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, बट द टाइम दे सी द इंटरव्यू पैनल दे स्टार्ट शिवरिंग. Of course. उनकी वॉइस लेवल नीचे चला जाता है. Of course. इवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो हो सकता है कि आप 4-5 जो पहले सवाल थे बहुत अच्छा जवाब दिया, 1-2 सवाल आया आप नहीं अच्छा दे पाए, तो वहां पे अपनी एनर्जी लो नहीं करनी है. क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली डिपिक्टिंग कि आप यूथ हो बट यू आर नॉट एक्टिंग लाइक दैट.
मेक सेंस। तो उस चीज पे थोड़ा सा काम करें, कम्युनिकेशन का डेली आधा घंटा 15 मिनट निकाल के न्यूज रीडर्स की तरह प्रैक्टिस करें जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं। तो आई थिंक विद टाइम वो अभी भी बहुत टाइम है। अगर दी फर्स्ट इंटरव्यू भी अगर हम आज की डेट में भी कैलकुलेट करें, स्टिल वी हैव 35-40 डेज बाय द टाइम द फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट्स। तो स्टिल 40 डेज ऑफ वर्क इज ऑलवेज बेटर देन नो वर्क। ओके। तो उस चीज पे आई थिंक अगर बच्चे ध्यान दें तो। और एक चीज जो समझने की जरूरत है कि आपको इंटरव्यू में मार्क्स जो मिलेंगे वो आपको नॉलेज के नहीं मिलेंगे, ऑनेस्टी के मिलेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे इवन बियॉन्ड दैट एक ऐसी चीज है कि जब आप इंटरव्यू देने के बाद उठते हैं, वो बोर्ड मेंबर्स आपसे बात करके कितना खुश हैं। जैसे ही आप जाते हो, अगर बोर्ड मेंबर्स ने आपस में बात करी कि यार इस कैंडिडेट से बात करके मजा ही आ गया, तो देन यू हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। ओके। पर प्रोसेस थोड़ी ओपेक है, तो हम जनरली हम एक उसका रेप्लिका तो हम बनाते ही हैं जब मॉक इंटरव्यूज के देते हैं, बट स्टिल मतलब द प्रोसेस इज ओपेक अ लिटिल, सो वी डोंट नो आपके कौन से क्वेश्चन पे उन्होंने कितने मार्क्स दिए हैं। एटलीस्ट आपकी अगर ऑनेस्टी, आप में कॉन्फिडेंस है, दैट मींस कि हाँ, जैसे आपने बताया कि आई वुड नॉट से इट इज ओपेक, बट इट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम, हो सकता है कि जैसे अभी हम सीसैट की ही बात करते हैं, सीसैट में जब कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये आंसर है, बट यूपीएससी का आंसर कुछ और निकलता है। हाँ। तो दैट इज सब्जेक्टिव। बट एट द सेम टाइम वो जो बेसिक्स अगर आपके गलत नहीं है तो वो आपको 170-80 से नंबर कम नहीं देगा। मेक सेंस। हाँ। अगर आपके बेसिक्स गलत हैं, जहाँ पे ऑनेस्टी आपकी क्वेश्चन हो रही है, तो देन आई थिंक द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ओके। और एक और चीज जो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि डोंट गेट इनटू दिस फियर मॉन्गरिंग कि आप बोर्ड के बारे में डिटेल जान रहे हैं कि ये बोर्ड अच्छा है, उस बोर्ड में नंबर ज्यादा मिलते हैं, इसमें कम मिलते हैं। इट इज नथिंग लाइक दैट। ये रूमर्स बहुत फैले हुए हैं सर। डोंट एवर गो इनटू दिस। और इवन इफ दैट इज द केस, यू कैन नॉट हेल्प इट। आपका जिसका बोर्ड आना है, आपको उसी को इंटरव्यू देना है। तो अगर आप पहले ही इस थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हैं, इस बैकग्राउंड के साथ, सपोज आई हैड अ पर्टिकुलर बोर्ड, तो अगर आई नेवर वेंट इनटू दिस कि कौन सा बोर्ड, आई नेवर हैड एनी नॉलेज ऑफ इट, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, मैं इस नॉलेज में कभी गया ही नहीं। मुझे लगा कि मुझे पहली बार इसका अंदाजा उस दिन हुआ जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया, और सुबह जब सारे बच्चे बैठते हैं तो जब आपस में बात शुरू हुई, कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, तो एक दूसरे से पूछते हैं कि किसका बोर्ड है, तो देन स्टूडेंट्स स्टार्टेड टेलिंग कि यार इसके बोर्ड में नंबर्स नहीं मिलते। तो बट दैट इज समथिंग विच आई नेवर बिलीव इन। नंबर्स आपको मिलेंगे कि आप उस दिन उस इंडिविजुअल के सामने कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, मेक सेंस। दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन मे बी इंडिविजुअल्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, एंड जस्ट टू जस्टिफाई देयर सेइंग, और मे बी सम अदर फैक्टर्स जो हमें नहीं पता है। राइट। तो इस इंफॉर्मेशन में जाने की आई वुड से कि नहीं जरूरत है। जस्ट फोकस ऑन कि आपके हाथ में क्या है, कर्म करे चलो, बाकी दे विल सी व्हाट इज टू बी डन। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं हमारे हाथ में, हम उन पे ही काम करेंगे। बाकी जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जैसे ये बोर्ड पैनल कौन सा होगा, इट्स बियॉन्ड यू, सो डोंट फोकस ऑन दिस। सो सर, ये आपका एडवाइस थी, काफ़ी बच्चों को बहुत हेल्प करी। इसके साथ ही बच्चों को कोई और सजेशन आप देना चाहो अगले साल अपियर होने वाले बच्चों के लिए जो 2026 में अटेम्प्ट लेंगे, सो अगर उनके लिए कोई एडवाइस हो आपको? उनके लिए एडवाइस सिंपल सी एक है कि डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके। जस्ट डिसिप्लिन का ये नहीं मतलब आपकी 12 घंटे 15 घंटे आप रोज पढ़ें। अपना ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी से करना शुरू करें। जैसे हमने अभी बात करी, इंटरव्यू आने वाला है। ओके। तो जो 26 में है उनके पास बहुत टाइम है, बट बहुत टाइम तभी है अगर आज से उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर 1 साल बाद वो यही सवाल फिर से पूछे, अगर जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे एंड 1 साल बाद वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, या इंटरव्यू आ गया अभी क्या तैयारी करनी है, तो आई थिंक फिर वो दे हैव नॉट बीन डिसिप्लिन फॉर द 1 ईयर। मेक सेंस। और एक चीज होती है कि जब आप छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करना शुरू करते हैं ना, जैसे एटॉमिक हैबिट्स किताब में भी लिखा कि वो छोटी छोटी हैबिट से मैजिक क्रिएट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट कि आप आज ही सारा मैजिक क्रिएट कर देंगे। सो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, small victories in terms of your prelims, in terms of your मेंस का सिलेबस, in terms of your optional की तैयारी, in terms of your personality development, वो रोज की एक छोटी छोटी विक्ट्री हर चीज में लेनी है। जैसे पर्सनालिटी की बात करी तो रोज कम्युनिकेशन पे काम करना है, रोज सोचना है कि यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपसे किस टाइप का थॉट प्रोसेस एक्सपेक्ट किया जाएगा। अगर आप पब्लिक में हैं तो किस टाइप का बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो वो आप अभी से अगर इनकलकेट करना शुरू करते हैं तो इंटरव्यू और फॉर दैट मैटर लाइफ में कोई भी चैलेंज होगा तो वो आराम से यू विल बी एबल टू सरपास दैट। बहुत अच्छी एडवाइस थी, ये तो बहुत ही काम करेगी। सर, थैंक यू फॉर योर सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों, इसके साथ ही इस पॉडकास्ट को करते हैं यहाँ पे पॉज। सर के साथ और बातें भी करेंगे, सर के साथ और बाकी गेस्ट के साथ। टिल देन बेटा, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।